एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। बच्चे अक्सर उस हवेली के पास जाते थे, लेकिन कोई वापस नहीं आता। एक दिन तीन दोस्त ने तय किया कि वे रात में हवेली में घुसेंगे और वहां छुपे रहस्यों को जानेंगे। क्या वे उस रात जिंदा बाहर एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली, जिसके अंदर हल्की रोशनी झलक रही है और बाहर तीन बच्चों का डर से भरा चेहरा नजर आ रहा है। हवेली के आसपास काली घटाएं और हवा में हिलती हुई पेड़ की शाखाएं। एक छोटा सा लड़का अपने नए घर में रात को सोते समय किसी अजनबी आवाज को सुनता है। वो डरते डरते कमरे के कोने में जाता है और वहां एक बहुत बड़ी मकड़ी का जाल होता है, जिसमें डरावने राक्षसी चेहरे दिखाई देते हैं। क्या वह इस मकड़ी के जाल से बच पाएगा? कमरे के एक अंधेरे कोने में विशाल मकड़ी का जाल फैला हुआ है और जाल में राक्षसी आंखें और चेहरे उभर रहे हैं। लड़का खड़ा है और उसकी आंखों में डर है। एक लड़की अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाती है। वहां उसे एक विचित्र और डरावनी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वह महसूस करती है कि कोई उसकी मदद के बिना उसे पीछा कर रहा है। क्या वह इस भटकती आत्मा से बचने में सफल? घने जंगल में एक लड़की दौड़ रही है और उसके पीछे धुंध में एक पारदर्शी आत्मा का चेहरा दिखाई दे रहा है। एक छोटे से गांव में बच्चों को रात के समय डरावनी बातें सुनने को मिलती हैं। एक रात एक बच्चा अपनी खिड़की से बाहर देखता है और अचानक हवा में एक डरावना चेहरा उभरता है। क्या वह इस भयावह चेहरे से बच? रात का समय, बच्चों का डर से भरा चेहरा, खिड़की के बाहर हवा में एक डरावना और अजीब चेहरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे एक पुराने कब्रिस्तान के पास खेलते हैं। एक रात उन बच्चों में से एक की आवाज गुम हो जाती है। उसके बाद बच्चे कब्रिस्तान में एक अजीब आकृति देखना शुरू करते हैं, जो रात को हर किसी को डराने। एक कब्रिस्तान जहां हर तरफ पुरानी और घने पेड़ हैं और बीच में एक डरावनी आकृति खड़ी है। बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक गांव में रात को बच्चों को अक्सर अजीब तरह की चमकती हुई आंखें दिखाई देती थीं। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह आंखें किसकी थीं। एक दिन एक बच्चा उन आंखों के पीछे छिपे राज का पता लगाने की कोशिश। एक डरावनी जंगल जहां रात में चमकती हुई आंखें पेड़ों के बीच नजर आ रही हैं और एक बच्चा डर से छुपते हुए उन आंखों को देख रहा है। गांव के बच्चे एक रात काली सड़क पर जाते हैं, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां उन्हें एक पुराना बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा था, यहां से लौटना जरूरी है। क्या बच्चों को पता चलेगा कि उस रास्ते पर क्या खतरनाक चीज छिपी है? एक सुनसान सड़क, पूरी तरह से अंधेरी, जहां एक बोर्ड खड़ा है और बच्चे उस बोर्ड को देख रहे हैं। पास में काले बादल हैं और हवा में कुछ हलचल हो रही है। चमकदार चांदनी रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। यह गांव कालवन अपनी रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात था। कहते हैं, जब भी गांव में पूर्णिमा की रात आती है, जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। रवि, एक साहसी युवक, इस सब पर यकीन नहीं करता था। वह मानता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बुजुर्गों ने डराने के लिए बनाई हैं। डर से बड़ा झूठ कुछ नहीं होता, उसने खुद से कहा, और तय किया कि इस बार वह जंगल में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। सफर की शुरुआत रात के करीब 11 बजे रवि ने एक मशाल और अपनी दादी का दिया हुआ ताबीज लिया। दादी ने उसे जाते वक्त चेताया था, उस जंगल में जाना मत, वहां नागिनी देवी का शाप है। लेकिन रवि ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, माहौल अचानक ठंडा और अजीब हो गया। हवा में सीटी की तरह आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो वे किसी अदृश्य ताकत के वश में हो। पहला सामना जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। मंदिर के दरवाजे पर नागिनी देवी की मूर्ति खड़ी थी। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रवि को महसूस हुआ कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने हिम्मत बटोरी और मंदिर के भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक जगह खून के धब्बे जैसे निशान थे। रवि ने गौर किया कि फर्श पर नाग के फन जैसी आकृतियां खुदी हुई थीं। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी। रवि ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा। जवाब में एक औरत की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भय का साया रवि को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही थी। उसने मशाल ऊंची की और चारों तरफ देखा। तभी मंदिर के कोने से एक काले साए ने उभरना शुरू किया। साया धीरे धीरे
एक औरत के रूप में बदलने लगा। वह बेहद डरावनी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमचमाती आंखें और सांपों से बना हुआ गहनों का हार। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गुर्राते हुए कहा। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं नागिनी देवी हूं। जो भी इस जंगल में आता है वह यहां से जीवित नहीं जाता। रवि ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसकी ओर दिखाया। नागिनी देवी की आंखें अचानक और लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, यह ताबीज तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। मौत का खेल अचानक मंदिर के फर्श से सांप निकलने लगे। वे पुकारते हुए रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने मशाल से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत की सजा मिलेगी, नागिनी देवी ने कहा, और एक झटके में हवा में गायब हो गई। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी वह फर्श के एक गड्ढे में गिर पड़ा। अंधेरी सुरंग गड्ढे के नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे और हर कदम पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। रवि ने मशाल जलाए रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली और डरावनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, बूढ़े ने कहा। यहां से बाहर कैसे निकलूं? रवि ने घबरा कर पूछा। यह जंगल एक शापित भूमि है। जो एक बार यहां आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंतिम सामना रवि ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब वह बाहर आया तो वह खुद को उसी मंदिर के पास खड़ा पाया, लेकिन यह जगह अब और भी भयानक हो चुकी थी। हर तरफ धुंध थी और हवा में गूंजती आवाजें तेज हो गई थी। अचानक नागिनी देवी फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा। रवि ने अपनी अंतिम कोशिश करते हुए ताबीज को जमीन पर फेंका और चिल्लाया, अगर तुम सच में देवी हो तो मुझे मारने के बजाय मेरा अपराध माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर नागिनी देवी ने कहा, यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। इस जंगल को कभी मत लौटना। मुक्ति या भ्रम। रवि ने खुद को गांव के बाहर पाया। वह घबराया हुआ और थका हुआ था। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उस रात के बाद रवि ने कभी जंगल की तरफ कदम नहीं रखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे नागिनी देवी की हंसी सुनाई देती थी। क्या वे वाकई बचा था, या वह अब भी उस जंगल का हिस्सा था? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। वह बचपन से ही बहुत होशियार और कड़ी मेहनत करने वाला था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस होने लगी। वह खुश नहीं था। उसके दिल में कुछ खालीपन था। घर वाले और दोस्तों के साथ वह कभी खुश नहीं रह पाता था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसे ही बोरियत और निराशा से भरा होता। अर्जुन ने अपने दर्द और उदासी को दूर करने के लिए शराब का सहारा लिया। शुरू में तो उसे यह एक तरीका लगा जिससे वह थोड़ी देर के लिए अपने दुखों से बाहर निकल सके, लेकिन जैसे जैसे समय बीता शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक दिन अर्जुन ने शराब पीने के बाद घर से बाहर जाने का निर्णय लिया। वह गली में सिगरेट पीता हुआ नशे की हालत में चल रहा था। रास्ते में उसकी नजरें चकराई हुई थी और कदम उठाना मुश्किल हो गया। अचानक वह एक गहरी नाली के पास पहुंचा। नाली की ओर बढ़ते हुए वह अपने कदमों को संभाल नहीं सका और गिर गया। उसका शरीर पूरी तरह गंदे पानी में समा गया। वह कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं। उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पहुंची। नाली के गहरे मैदान में अर्जुन की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उसका शरीर गीला और उसकी आंखें कमी हो गई, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाई। उसे समझ में आया कि उसका जीवन जिस रास्ते पर था वह उसे कहीं नहीं ले जाएगा। अब वह पूरी तरह अकेला था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने अपनी उम्मीदें खो दी हैं। लेकिन अचानक कुछ पल के लिए उसके मन में एक चिंगारी जगी। वह जानता था कि अगर वह अब उठकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा तो शायद कुछ रास्ता मिल जाए। उसने शरीर के सारे दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर नाली से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और शरीर कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसके अंदर अभी भी कुछ बचा है, कुछ उम्मीद बाकी है, जो उसे अपने आप बचाने के लिए प्रेरित करती है। यह घटना उसकी जिंदगी का मोड़ बना। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जीवन शैली बदलने की ठानी और धीरे धीरे उसकी शुरुआत छोड़ दी। उसने अपने दुखों का सामना करना शुरू किया और अपने जीवन में नए उद्देश्य और उम्मीद की तलाश की। ये कहानी इस बात में है कि कैसे अंधेरे और निराशा में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण जीवन को बदल सकती है। और कभी भी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें, कभी देर नहीं होती। यह कहानी एक व्यक्ति की है, जो एक देखे हुए निराश होने से लेकिन अंत में उसे एक नया रास्ता मिला, जिससे वह अपने जीवन को बदलने सीखा। घने जंगल के अंधेरे में दूर तक सिर्फ चिंगुरों की आवाज सुनाई देती थी। पुष्पा अपने घुट के साथ जंगल के उस हिस्से में आया था जिसे लोग मृत्यु का वन कहते थे। यह हिस्सा अब तक अनजाना और रहस्यमयी था। उसके आदमी भारी मन से उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि वहां के पेड़ों और वातावरण में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वे गहरे जंगल में घुसे, अचानक हवा रुक गई। ऐसा लगा कि जंगल उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी हुई थी जैसे वे उन पर झपटने को तैयार हो। भैया, लगता है ये जगह अपशगुन वाली है, यहाँ से वापस चलते हैं, उसका साथी मंगल डरते हुए बोला। पुष्पा ने उसे डांटते हुए कहा, डर कर काम छोड़ने वाले पुष्पा के साथ नहीं चल रहे। जो डर गया वो मर गया। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, जंगल में से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगी। सबने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें पास आती जा रही थी। अचानक मंगल के कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी चीख निकल गई। यहाँ कुछ है भैया, मंगल ने घबराते हुए कहा। पुष्पा ने कुल्हाड़ी संभाली और तेज आवाज में चिल्लाया, जो भी है सामने आ। तभी सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत बाल खुले हुए झाड़ियों के पीछे से निकली। उसके नाखून लंबे और आंखें जलती हुई लाल थी। वह धीमी आवाज में बोली, यह जंगल हमारा है, यहां से जाओ वरना तुम्हारी आत्मा यही कैद हो जाएगी। पुष्पा ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी से उस औरत पर वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी उसके आर पार हो गई। वह गायब हो गई और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। अब उसके घुट के आदमी चीखते हुए भागने लगे। कुछ पेड़ों की जड़ों में फंस गए तो कुछ दलदल में। जंगल ने जैसे खुद को जिंदा कर लिया था। पुष्पा ने अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश की। तभी उसके सामने उसके पुराने दुश्मन जॉली रेड्डी का भूत खड़ा हो गया। पुष्पा, तूने मुझे मारा, अब इस जंगल में तुझे न्याय मिलेगा। जंगल की शाखाओं ने पुष्पा को जकड़ लिया। वह चिल्लाया। पुष्पा नाम सुनकर डरने वाले बहुत आए, लेकिन पुष्पा कभी डरता नहीं। पर इस बार जंगल ज्यादा ताकतवर था। शाखाओं ने उसे घसीटकर जमीन के अंदर खींच लिया। पुष्पा का गुस्सा और चिल्लाहट हवा में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह के वक्त गांव वालों ने जंगल के बाहर पुष्पा की कुल्हाड़ी पड़ी पाई। कहते हैं कि उस रात के बाद से जंगल में पुष्पा की चीखें सुनाई देती हैं। और जो भी उस जंगल में जाता है, उसे पुष्पा और उसकी कहानी जरूर याद दिलाई जाती है। वीडियो की शुरुआत राजमहल के ऊपर सूर्योदय के हल्के प्रकाश से होती है। महल के विस्तृत बागों और ऊंची दीवारों को दिखाता है। महल की वास्तुकला में पारंपरिक और शाही संस्कृति का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। रानी का कक्ष सुंदर तामझाम से सजा हुआ है, जिसमें पारंपरिक टेपेस्ट्री और सुनहरे आभूषण झिलमिलाते हैं। सामने रानी की शाही बग्घी खड़ी है, जिसमें शानदार कारीगरी का काम किया गया है। एक शाही महिला एक भव्य खिड़की से बाहर देखती है। रानी ने भव्य साड़ी या गाउन पहना है और उसके शरीर पर बहुमूल्य आभूषण चमकते हैं। उसकी मुद्रा में कृपा और शक्ति दोनों का समावेश है। उसकी आंखों में गहरी सोच और दृढ़ नायकता की झलक है। वह पारंपरिक मुकुट पहने हुए है, जिसमें जटिल डिजाइन है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रानी बचपन में एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां वह अन्य बच्चों के साथ खेलती थी। इसके साथ ही एक पारंपरिक गांव का दृश्य है, कच्चे घर, हरे भरे खेत और दूर पहाड़ियां। एक राजकुमारी के रूप में उसकी शादी तय होती है। वह संकोच करती है, लेकिन शाही परिवार की गरिमा के साथ इस नए जीवन को अपनाती दरबार में रानी के शाही शासन का दृश्य दिखाया जाता है,
जहां वह मंत्रियों, सलाहकारों और उच्च अधिकारियों से मिलती है। इस कमरे में भव्य फर्नीचर, सोने की झूमर और दीवारों पर चित्रित ऐतिहासिक दृश्य होते हैं। रानी की आंखों में गहरी सोच और स्थिति का संकेत दिखता है, क्योंकि वह दरबार में चल रही राजनीति और शक्ति संघर्षों का सामना करती है। वह शांत रहती है, जबकि दरबार में कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं। एक भव्य युद्ध का दृश्य सामने आता है, जिसमें रानी अपनी सेना का नेतृत्व करती है। वह घोड़े पर सवार होती है और सैनिकों को आदेश देती है। दृश्य के पीछे युद्ध की योजनाओं का खाका और युद्ध क्षेत्र की हलचल होती है। युद्ध के दृश्यों पर स्विच करता है, तलवारों की झड़प, बाणों का उड़ना और रानी की आंखें लड़ाई के परिणाम पर केंद्रित होती हैं। एक संवेदनशील क्षण में रानी अपने राज्य की भलाई के लिए कठिन निर्णय लेती है। वह रात को एक बगिया में खड़ी होती है, जहां चांद की रोशनी गिरती है। एक दृश्य में वह अपने किसी प्रिय को युद्ध में भेजती है, जानती हुई कि यह निर्णय उसकी जिंदगी बदल सकता है। रानी एक मजबूत और निडर शख्सियत के रूप में बनी रहती है, भले ही उसका दिल टूट रहा हो। अंतिम दृश्य में रानी वृद्ध हो चुकी होती है और वह अपनी अगली पीढ़ी को शासन की बारीकियां सिखाती है। दरबार में रोशनी फैल जाती है, जो भविष्य की आशा और विश्वास को दर्शाती है। अंतिम शॉट में रानी का सिंहासन दिखाया जाता है और पूरे राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल होता है। उसकी कहानी को सुनते हुए उसकी महानता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। चित्रों में भव्यता और सिनेमाई गुणवत्ता होनी चाहिए, जिसमें सोने, लाल और गहरे नीले रंगों का मिश्रण हो, जो शाही वातावरण को व्यक्त करते हैं। विभिन्न सेटिंग्स जैसे गांव, महल और युद्ध क्षेत्र को सटीक रूप से दिखाया जाना चाहिए, जो रानी के शासन और उसकी यात्रा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सजीव करता है। रानी के चेहरे की भावनाएं, तनाव के क्षण और उसके वातावरण से संवाद करते हुए चित्रों में गहरी संवेदनाओं को दिखाया जाना चाहिए। यह वीडियो श्रृंखला रानी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने के लिए आदर्श होगी, जिसमें प्रत्येक खंड में उसके जीवन के एक विशिष्ट अध्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वह बचपन से ही बहुत होशियार और कड़ी मेहनत करने वाला था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस होने लगी। वह खुश नहीं था, उसके दिल में कुछ खालीपन था। घर वाले और दोस्तों के साथ वह कभी खुश नहीं रह पाता था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसे ही बोरियत और निराशा से भरा होता। अर्जुन ने अपने दर्द और उदासी को दूर करने के लिए शराब का सहारा लिया। शुरू में तो उसे यह एक तरीका लगा जिससे वह थोड़ी देर के लिए अपने दुखों से बाहर निकल सके, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक दिन अर्जुन ने शराब पीने के बाद घर से बाहर जाने का निर्णय लिया। वह गली में सिगरेट पीता हुआ नशे की हालत में चल रहा था। रास्ते में उसकी नजरें चकराई हुई और कदम उठाना मुश्किल हो गया। अचानक वह एक गहरी नाली के पास पहुंचा। नाली की ओर बढ़ते हुए वह अपने कदमों को संभाल नहीं सका और गिर पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह गंदे पानी में समा गया। वह कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं। उसकी आवाज किसी भी नाली में नहीं पहुंची। नाली के गहरे में हाथ अर्जुन की स्थिति और भी बुरी हो गई। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें में पानी नहीं, लेकिन वे किसी को पहचान नहीं पाई। उसे समझ में आया कि उसका जीवन जिस रास्ते पर था, वह उसे कहीं नहीं ले जाएगा। अब वह पूरी तरह अकेला था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने अपनी उम्मीदें खो दी हैं। लेकिन अचानक कुछ पल के लिए उसके मन में एक चिंगारी जगी। वह जानता था कि अगर वह अब उठकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो शायद कुछ रास्ता मिल जाए। उसने शरीर के सारे दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर नाली से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और शरीर कमजोर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसके अंदर अभी भी कुछ बचा है, कुछ उम्मीद बाकी है, जो उसे अपने आप को बचाने के लिए प्रेरित करती है। यह घटना उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जीवन शैली बदलने की ठानी और धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी। उसने अपने दुखों का सामना करना शुरू किया और अपने जीवन में नए उद्देश्य और उम्मीद को प्रवेश किया। यह कहानी इस बात में है कि कैसे अंधेरे और निराशा में भी एक छोटी सी मेहनत की कमी जीवन को बदल सकती है। और कभी भी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करना कभी देर नहीं होती। यह कहानी एक लड़के की है जो एक कठिन और निराशाजनक स्थिति में पड़ा है,
लेकिन अंत में उसे नया रास्ता मिला, जिससे वह अपने मूल में एक गांव में लोग बच्चों को शाम के समय पुराने वट वृक्ष के नीचे जाने से मना करते थे। रमेश ने उनकी बात नहीं मानी। उस शाम उसे पेड़ के पास अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। ठंडी, डरावनी आवाजें उसका नाम पुकार रही थीं। पेड़ की जड़ों के बीच साए हिलते दिखे। वह डरकर घर भागा, लेकिन आवाजें उसका पीछा करती रहीं। सुबह रमेश गायब था। पेड़ के चारों ओर उसके पैरों के निशान गोल गोल घूमते मिले। कहते हैं वह वटवृक्ष आत्माओं को कैद कर लेता है और फिर नई संगत के लिए फुसफुसाता है। हमारे प्यारे जंगल की दुनिया में हर जानवर की अपनी एक अलग दुनिया होती है। इस वीडियो में बच्चे जंगल के जानवरों की तरह एक्टिंग और डांस करेंगे। जंगल के मजेदार और रोमांचक वातावरण को व्यक्त करता है, जिसमें मोगली और उसके जंगल के दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। बच्चों को अपनी एक्टिंग, डांस और रचनात्मकता को दिखाने का एक मंच देना, बच्चों को हिंदी गाने के साथ आनंद लेने और अभिनय करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को जंगल के जानवरों के रूप में अपने पसंदीदा पात्रों को जीवित करने का मौका देना, जंगल के जानवरों की तरह अभिनय करना। सबसे पहले बच्चों को किसी एक जंगल के जानवर का चुनाव करने के लिए कहा जाएगा। ये जानवर उनके पसंदीदा होने चाहिए, या वे जो खुद को उस जानवर की तरह महसूस करते हैं, जैसे बंदर चंचल, मस्ती करने वाला, झूलता हुआ शेरशाही, दहाड़ने वाला, जंगल का राजा, हाथी शांत, मजबूत, बुद्धिमान, भालू मस्ती और खाने का शौकीन, हिरण तेज, निडर और सजग बच्चे। इन जानवरों की तरह अभिनय करेंगे। उदाहरण के तौर पर बंदर काफी चंचल होते हैं। वे पेड़ों में झूलते हैं और बहुत मजे करते हैं। बच्चे बंदर की तरह झूलने की एक्टिंग कर सकते हैं। हाथों को नाचते हुए हिलाकर और इधर उधर कूदते हुए शेर अपनी दहाड़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। शेर का अभिनय करते हुए बच्चे जोर से रोआर दहाड़ कर सकते हैं, फिर अपनी चाल में शाही अंदाज लाकर चल सकते हैं। हाथी की लंबी सूंड के साथ बच्चे हाथी के जैसे शांत और स्थिर चाल में चल सकते हैं, जैसे वे जंगल में पानी पीने जा। अब गाने जंगल जंगल बात चली है का समावेश किया जाएगा। यह गाना जंगल की मस्ती और रहन सहन को दर्शाता है और इसे वीडियो में प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों को इस गाने के साथ डांस करने और एक्टिंग करने के लिए कहा जाएगा। गाने के प्रमुख बोल जंगल जंगल बात चली है, जाने क्या हुआ है से बच्चे विभिन्न जानवरों के क्रियाकलापों को जोड़ सकते हैं। जंगल जंगल बात चली है, जब यह शब्द गाए जाते हैं, बच्चे जंगल के जीवों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे शेर अपने दोस्तों को दावत दे रहा है या हाथी सबको पानी पिलाने जा रहा है, जाने क्या हुआ है। इस पंक्ति को बच्चों के लिए एक मौका बना सकता है कि वे दिखाएं कि जंगल में कोई बड़ी घटना घट रही है, जैसे नए दोस्त आ रहे हैं या किसी जानवर को खतरा है। इसके बाद हर बच्चा उस जानवर की तरह डांस करेगा और गाने के लिरिक्स से मेल खाते हुए एक्टिंग करेगा। उदाहरण के तौर पर बंदर गाने के दौरान बच्चों को मस्ती से झूलते हुए दिखाना चाहिए, शेर की तरह दहाड़ते हुए चलना और गाने के कुछ हिस्सों पर जोर से रार करना, हाथी की तरह भारी कदमों से चलते हुए गाने में सामंजस्य बैठाना। बच्चों को 10 मिनट में एक छोटी सी कहानी तैयार करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें वे जंगल के जानवरों की बातचीत दिखाएंगे। गाने के साथ इसका तालमेल रखते हुए वे जानवरों के बीच संवाद भी लिख सकते हैं, जैसे बंदर है शेर भाई, तुम जंगल में कैसे आ गए शेर? मैं तो जंगल का राजा हूं, सबकी मदद करता हूं हाथी, मैं सबको पानी देता हूं, और देखो ये बंदर हर वक्त मस्ती कर रहे हैं। हिरण, मैं तो बस तेज दौड़ने आता हूं, मुझे कहीं भी कोई पकड़ नहीं सकता। कहानी में थोड़ी सी मस्ती और हल्का फुल्का कॉमेडी भी हो सकती है, जैसे बंदर शेर भाई, तुम तो बहुत जोर से दहाड़ते हो, थोड़ा आराम करो भालू, क्या हुआ? मैंने तो खाना खा लिया है, अब तो सोने का टाइम है। साथ किया जा सकता है, जिसमें सभी बच्चे जंगल के जानवरों के रूप में मिलकर डांस करेंगे। यह एक कून-ऑपरेटिव डांस एक्ट होगा। गाना शुरू होता है, जंगल जंगल बात चली है, जाने क्या हुआ है। इस दौरान सभी बच्चे जंगल के जानवरों का अभिनय करना शुरू करते हैं। शेर बच्चे शेर का अभिनय करते हुए
शेर अपने दोस्तों को जंगल में बुलाता है और शाही अंदाज में चलता है, अपनी दहाड़ के साथ रॉर करता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि जंगल में कुछ खास हो रहा है। हाथी, बच्चे हाथी का अभिनय करते हुए। हाथी धीरे धीरे चलता हुआ आता है, अपनी लंबी सूंड को लहराता है। वह जंगल के सभी जानवरों को पानी पीने के लिए बुलाता है। आओ सब पानी पीने चलें, कहकर वह अपनी सूंड से पानी को इधर उधर फैलाता है। बंदर, बच्चे बंदर का अभिनय करते हुए। बंदर तेजी से इधर उधर कूदते हुए, पेड़ों में झूलते हुए दिखते हैं। वे शेर और हाथी को देखकर मजाक करते हैं और गाने में शामिल होते हैं। जंगल में मस्ती हो रही है, कहकर वे डांस करते हैं। जाने क्या हुआ है के दौरान बच्चे अपना अभिनय बढ़ाते हैं। शेर बच्चे शेर का अभिनय करते हुए शेर अब अपनी मस्ती और शक्ति का एहसास कराता है। वह गाता है शेर की दहाड़, सुनो सब लोग, और जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा करता है। हाथी, बच्चे हाथी का अभिनय करते हुए। हाथी अब सभी जानवरों को अपने साथ लेकर झील की ओर जाता है, जहां पानी बहुत ठंडा और साफ है। वह कहता है, आओ सब मिलकर पानी पिएं। बंदर, बच्चे बंदर का अभिनय करते हुए। बंदर अब पेड़ों पर कूदते हुए सभी जानवरों के साथ हंसी मजाक करता है और बताता है कि जंगल में सब बहुत खुश हैं। जंगल जंगल, बात चली है, जाने क्या हुआ है? शेर ने कहा। चलो बच्चों, अब जंगल में क्या हुआ है? हाथी बोला। मैं चला सभी को पानी पिलाने। बंदर ने कहा, चलो पेड़ों पे कूदने। हाथी की सूंड से पानी गिर रहा है, बंदर पेड़ों में कूद रहे हैं, जंगल में मस्ती का आलम है। हाथी धीरे धीरे चल रहा है, सबको साथ ले रहा है। सियार ने कहा, मैं जल्दी से आ रहा हूं। बंदर ने फिर कूदते हुए कहा, आओ दोस्तों संग चलो। जंगल की धूम मचाते हुए सभी मिलकर गांव रवार शेर की दहाड़, सुनो हाथी की सूंड से पानी गिर रहा है, बंदर पेड़ों में कूद रहे हैं, जंगल में मस्ती का आलम है। अब सब मिलकर नाचते हैं। जंगल में ढेर सारी मस्ती। शेर, हाथी और बंदर सभी ने मिलकर किया काम आसान। जंगल की राहों में खुशियां हैं और सभी का दिल है प्यारा, अब गाओ और नाचो। जंगल में ये मस्ती हमारी। शेर की दहाड़ सुनो, हाथी की सूंड से पानी गिर रहा है, बंदर पेड़ों में कूद रहे हैं, जंगल में मस्ती का आलम है। इस गाने के दौरान बच्चे जानवरों के अभिनय के माध्यम से गाने के बोल को जीवंत कर सकते हैं। शेर की भूमिका निभाते हुए बच्चे जोर से रॉर करते हैं और शाही अंदाज में चलते हैं, जैसे जंगल के राजा की तरह। वे शेर की दहाड़ से जंगल में सबको इकट्ठा करने का अभिनय करते हैं। हाथी की भूमिका निभाने वाले बच्चे अपनी सूंड के रूप में हाथों को फैलाते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। वे जंगल के अन्य जानवरों को पानी पीने के लिए बुला सकते हैं, जैसे हाथी जंगल में शांति से चलता है। बंदर का अभिनय करते हुए बच्चे झूलते हुए और पेड़ों पर कूदते हुए दिख सकते हैं। वे नाचते हुए और गाते हुए मस्ती करने का अभिनय करते हैं। अन्य जानवर, गाने के दौरान बच्चे सियार, गैंडा और अन्य जंगल के जानवरों का भी अभिनय कर सकते हैं, जैसे कि वे इधर उधर दौड़ रहे हों या खुश होकर नाच रहे हों। गाने के अंत में सभी बच्चे एक साथ मिलकर जंगल में मस्ती का आलम है गाते हैं और खुशी से नाचते हैं। ये गाना बच्चों को दोस्ती, टीम वर्क और मस्ती का महत्व सिखाता है और साथ ही वे जानवरों के बारे में चमकदार चांदनी रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। यह गांव कालवन अपनी रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात था। कहते हैं, जब भी गांव में पूर्णिमा की रात आती है, जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। रवि, एक साहसी युवक, इस सब पर यकीन नहीं करता था। वह मानता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बुजुर्गों ने डराने के लिए बनाई हैं। डर से बड़ा झूठ कुछ नहीं होता, उसने खुद से कहा, और तय किया कि इस बार वह जंगल में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। सफर की शुरुआत रात के करीब 11 बजे रवि ने एक मशाल और अपनी दादी का दिया हुआ ताबीज लिया। दादी ने उसे जाते वक्त चेताया था, उस जंगल में जाना मत, वहां नागिनी देवी का शाप है। लेकिन रवि ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, माहौल अचानक ठंडा और अजीब हो गया।
हवा में सीटी की तरह आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो वे किसी अदृश्य ताकत के वश में हो। पहला सामना जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थी। मंदिर के दरवाजे पर नागिनी देवी की मूर्ति खड़ी थी। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रवि को महसूस हुआ कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने हिम्मत बटोरी और मंदिर के भीतर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक जगह खून के धब्बे जैसे निशान थे। रवि ने गौर किया कि फर्श पर नाग के फन जैसी आकृतियां खुदी हुई थीं। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी। रवि ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा। जवाब में एक औरत की आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भय का साया रवि को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आ रही थी। उसने मशाल ऊंची की और चारों तरफ देखा। तभी मंदिर के कोने से एक काले साए ने उभरना शुरू किया। साया धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदलने लगा। वह बेहद डरावनी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमचमाती आंखें और सांपों से बना हुआ गहनों का हार। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने गुर्राते हुए कहा। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं नागिनी देवी हूं। जो भी इस जंगल में आता है वह यहां से जीवित नहीं जाता। रवि ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसकी ओर दिखाया। नागिनी देवी की आंखें अचानक और लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, यह ताबीज तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। मौत का खेल अचानक मंदिर के फर्श से सांप निकलने लगे। वे पुकारते हुए रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने मशाल से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत की सजा मिलेगी, नागिनी देवी ने कहा, और एक झटके में हवा में गायब हो गई। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी वह फर्श के एक गड्ढे में गिर पड़ा। अंधेरी सुरंग, गड्ढे के नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे और हर कदम पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। रवि ने मशाल जलाए रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पत्थर पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली और डरावनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, बूढ़े ने कहा। यहां से बाहर कैसे निकलूं? रवि ने घबराकर पूछा। यह जंगल एक शापित भूमि है। जो एक बार यहां आता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंतिम सामना रवि ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब वह बाहर आया तो वह खुद को उसी मंदिर के पास खड़ा पाया, लेकिन यह जगह अब और भी भयानक हो चुकी थी। हर तरफ धुंध थी और हवा में गूंजती आवाजें तेज हो गई थी। अचानक नागिनी देवी फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा। रवि ने अपनी अंतिम कोशिश करते हुए ताबीज को जमीन पर फेंका और चिल्लाया, अगर तुम सच में देवी हो तो मुझे मारने के बजाय मेरा अपराध माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर नागिनी देवी ने कहा, यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। इस जंगल को कभी मत लौटना। मुक्ति अब था। रवि ने खुद को गांव के बाहर पाया। वह घबराया हुआ और थका हुआ था। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उस रात के बाद रवि ने कभी जंगल की तरफ कदम नहीं रखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे नागिनी देवी की हंसी सुनाई देती थी। क्या वे वाकई बचा था, या वह अब भी उस जंगल का हिस्सा था? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक नया जर्नेट नेटवर्क आया, जिसे भूतिया नेटवर्क कहा जाने लगा। समीर, एक युवक जो शहर से गांव आया था, एक दिन अपने पुराने फोन पर इस नेटवर्क को खोजने लगा। जब उसने इसे अपनी मोबाइल में कनेक्ट किया तो पहले तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन रात के समय जैसे ही वह अपने फोन में कुछ देख रहा था, अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। फोन की स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिखा, जो धीरे धीरे और करीब आता चला गया। समीर डर के मारे फोन को फेंक देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह महसूस करता है कि उसके कमरे में अजीब सी ठंडक बढ़ गई है।
वह देखता है कि कमरे के कोने में एक पुरानी किताब गिर गई है और किताब के खुले पन्नों में कुछ अजीब लकीरें उभर आई हैं। उसे समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह यह जानता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। समीर ने कोशिश की कि वह उस नेटवर्क को अपने फोन से हटा दे, लेकिन जैसे ही उसने नेटवर्क को डिस्कनेक्ट किया, उसकी आंखों के सामने और अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे एक खौफनाक परछाई अपने कमरे में घूमती हुई दिखी और अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर उस परछाई का चेहरा दिखाई दिया। उस रात समीर को एक और डरावनी आवाज सुनाई दी जो उसके कानों में गूंज रही थी, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। समीर समझ चुका था कि यह नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल जाल नहीं, बल्कि किसी भूतिया ताकत का हिस्सा था। वह किसी भी हालत में इस नेटवर्क से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह और गहरे फंसा जाता है। समीर अब यह समझ चुका था कि वह अकेला नहीं था। गांव के और भी लोग थे जिन्होंने इस नेटवर्क को इस्तेमाल किया था और उनकी जिंदगी भी अजीब घटनाओं से भर गई थी। समीर को पता चलता है कि यह नेटवर्क किसी पुराने और शक्तिशाली भूतिया शक्ति द्वारा कनेक्ट किया गया था, जो लोगों की जानों से खेलता था। क्या समीर इस भूतिया जाल से बाहर निकल पाएगा या यह नेटवर्क उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा? सच जानने के लिए आपको इस डरावनी कहानी को अंत तक सुनना होगा। यह लंबी कहानी एक खौफनाक जर्नेट नेटवर्क के इर्द गिर्द घूमती है और समीर की जिंदगी में आए भूतिया अनुभवों को दिखाती है। भूतिया कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक सुंदर उदाहरण है जो अद्भुत रहस्य और नैतिक शिक्षा से भरी होती है। ये कहानी अक्सर गांवों और समुदायों में सुनाई जाती है और इसका उद्देश्य श्रोताओं को एक मूल्यवान सीख प्रदान करना होता है। यहाँ एक लोकप्रिय भूतिया कहानी प्रस्तुत है, भूतिया और किसान। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे एक बड़ा और रहस्यमयी पत्थर मिला। पत्थर पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे वह किसी चमत्कारी शक्ति से भरा हो। किसान ने उस पत्थर को घर ले जाकर पूजा करनी शुरू कर दी। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी किस्मत बदलने लगी है। उसकी फसलें हरी भरी होने लगी और गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारी तरक्की का राज क्या है? किसान मुस्कुराते हुए कहता, यह मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है। एक दिन गांव के एक लालची व्यक्ति ने किसान के घर में जाकर उस पत्थर को देखा। उसने सोचा, अगर मेरे पास ये पत्थर हो तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। उसने किसान से वे पत्थर खरीदने की पेशकश की, लेकिन किसान ने मना कर दिया। लालची व्यक्ति ने रात में पत्थर चुराया। उसने उसे अपने घर में रखकर पूजा शुरू की, लेकिन उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उल्टा उसकी फसलें खराब हो गई और उसके घर में कलह बढ़ गई। परेशान होकर उसने पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टूटने के बजाय और चमकने लगा। डरकर वह पत्थर को वापस किसान के घर छोड़ आया। किसान ने उसे फिर से पूजा में शामिल किया और उसका जीवन पहले जैसा सुखी हो गया। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक चमत्कार उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास, मेहनत और नीयत में होता है। लालच कभी भी किसी को खुशहाली नहीं देता। क्या आपको ऐसी और कहानियां सुननी है?